टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रधान कार्यकर्ता। आज एंटी मोदी गैंग बहुत परेशान होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी ने टारगेट सेट कर दिया है कि उन्हें गुजरात में इस बार 150 से कम सीटें मंजूर नहीं। और इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या मोदी ये करिश्मा कर पाएंगे, वो भी तब जब इस बार मैदान में खुद केजरीवाल है। मोदी जीत को लेकर इतने ज्यादा आश्वस्त क्यों रहते हैं? वो कौन से कारण हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो मोदी को जीत की गारंटी बना देते हैं? गुजरात के लिए मोदी का पूरा गेम प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। Date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. गुजरात में चुनावी शंखनाद हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी मिशन मोड में निकल चुके हैं। सत्ताईस साल से गुजरात में अपना गढ़ बचाने की चुनौती तो छोड़िए, नजरें नया रिकॉर्ड बनाने पर है। बीजेपी ने इस बार 182 में से 150 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। यह बात ही इसका सबूत है कि बीजेपी को पीएम मोदी के चेहरे पर कितना भरोसा है। मोदी है तो मुमकिन है वाली थ्योरी में किस हद तक यकीन है। सवाल यह है कि इतना मुश्किल टारगेट सेट करके इसे हासिल करने की रणनीति क्या है। तो इसके पीछे है टिकट वितरण और प्रचार की रणनीति से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की सटीक प्लानिंग। विकास की बात, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और अपनी मिट्टी से जुड़ाव, ये हैं वो तीन मूल मंत्र जिनके जरिए मोदी अब तक कामयाबी की अलख जगाते आए हैं। गुजरात में एक हफ्ते पहले इसका ट्रेलर भी दिखा जब पीएम मोदी ने 3 दिन का दौरा किया और गुजरात को विकास की कई सौगातें दी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब, इस मंत्र पर आगे बढ़ता रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे। यूं तो मोदी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन जब बात घर की हो तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि मोदी गुजरात जाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। रविवार को एक बार फिर मोदी दक्षिण गुजरात जा रहे हैं, जहां वो लड़कियों के सामूहिक विवाह में शामिल होंगे। एक कमिटमेंट है, प्रजा માટે જીવવાનું, પ્રજા માટે છપવાનું। हमारे मन સત્તામાં બેસવું એ માત્ર ને માત્ર सेवा करवानो एक अवसर समझिए। विकास सर्वांगीण होय, विकास सर्वदूर होय, विकास બધા ક્ષેત્રોને આંબી જનારો હોય એ દિશામાં અમે કામ કરી રહ્યા છીએ। आदिवासी सामर्थ्य और संकल्पों की इस भूमि पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना, ये भी मेरे लिए अपने आप में गौरवपूर्ण बात। दरअसल इस बार गुजरात में चुनाव रोचक हो गया है। 3 टीमें अपना दमखम दिखा रही हैं। लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच है। केजरीवाल ने ग्राउंड में एंट्री कर दी है। वो जबरदस्त प्रचार भी कर रहे हैं।
चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद केजरीवाल सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। रैली और रोड शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपके इसुदान गढ़वी के सीएम कैंडिडेट ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर है। ड्राई स्टेट में शराब पीने के कारण हुई गिरफ्तारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। हिंदुस्तान में पहली बार होगा कि जब आप धरने करने जाते हो और 11-12 दिन जेल में जाना पड़ता है। मेरे पे शराब का आरोप लगाया। कोई शराब पीकर थोड़ी कोई वो आंदोलन करने जाता है। मैं तो शराब भी पीता नहीं हूं। और दूसरा, हमारे शराब नहीं पीते हैं? नहीं, शराब नहीं पीता हूं कभी। और दूसरा, क्योंकि उसमें जिक्र आया है, एफआईआर में जिक्र है कि नहीं, मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये गलत इन्होंने किया है। 8 दिसंबर जैसे सरकार बनेगी, 15 दिसंबर पे ये पूरा केस खुलेगा। आज के हालात की बात करें तो केजरीवाल की कोशिश इस चुनाव को बीजेपी बनाम आप करने पर फोकस है और वो कहीं न कहीं इसमें कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात के इस महाभारत में बीजेपी के सारथी खुद पीएम मोदी बने हैं, जिनकी जिम्मेदारी मोरबी में हुए ब्रिज हादसे के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। गुजरात की सियासी नब्ज पर पकड़ रखने वाले राजनीतिक पंडित केजरीवाल को कांग्रेस के लिए संकट मान रहे हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि मोदी इस बार गुजरात में इतिहास रच सकते हैं। अगर झाड़ू चल गई तो बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। कहने का मतलब ये है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के मजबूत होने से वो कांग्रेस का खेल ठीक वैसे ही बिगाड़ सकती है जैसा उत्तराखंड और गोवा में बिगाड़ा। अगर ऐसा हुआ तो मोदी ने जो 150 सीटों का रिकॉर्ड टारगेट रखा है वो पूरा भी हो सकता है। इस टारगेट के अचीवमेंट की क्या संभावनाएं हैं, अब उसे भी समझिए। वो साल 1985 था जब कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में वो इतिहास रचा था जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 1885 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस ने 182 में से 149 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इससे पहले 1980 में कांग्रेस ने ही 141 सीटें जीती थी। कांग्रेस का ये वो रिकॉर्ड है जिसके आसपास अभी तक कोई भी दल फटक नहीं पाया है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी कांग्रेस का ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसमें बड़ा रोल केजरीवाल का भी होगा। इसका कारण भी है। असल में कांग्रेस की कमजोर तैयारियों की चर्चा के बीच गैर बीजेपी दलों को वोट देने वाले वोटर्स में से एक भ्रम की स्थिति है। यही कारण है कि केजरीवाल तेजी से ऐसे मतदाताओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आम आदमी पार्टी जितना मजबूत होगी, गैर बीजेपी वोट उतने ही बटेंगे। जाहिर है इसका फायदा बीजेपी को ही होगा। शर्त बस एक ही है, बीजेपी अपने वोटर्स को एकजुट रखे, जिसके लिए मोदी खुद पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। गुजरात में मोदी की रिकॉर्ड जीत का सपना कैसे साकार हो सकता है, उसके लिए बीजेपी ने सधी रणनीति तैयार की है। दरअसल साल 2017 में बीजेपी करीब 24 सीटें 10,000 से कम वोटों के अंतर से जीती थी। बीजेपी का फोकस यहां है। जिन 83 सीटों पर बीजेपी हारी, उनमें से 30 से ज्यादा सीटों पर हार का अंतर 2 से 10,000 वोटों का रहा। इसमें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की सीटें शामिल हैं। अब केजरीवाल के आ जाने से इन सीटों पर अगर गैर बीजेपी वोट बढ़ जाते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि अभी तक जो चुनावी सीन नजर आ रहा है उसमें बीजेपी ने अपने कोर वोटरों पर अभी भी पकड़ बरकरार रखी है। पीएम मोदी के कारण गुजराती अस्मिता के नाम पर एक दूसरा बड़ा वोटर वर्ग भी बीजेपी के साथ लामबंद है। चुनाव में अभी करीब 1 महीने का वक्त है। मोदी ने अभी से अपनी रैलियों के सहारे एक बार फिर खुद को गुजरात चुनाव में केंद्र में ला दिया है। प्रचार का ये रंग जितना गाढ़ा होगा, बीजेपी की जीत के चांस उतने ही बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या इस बार वहां पर उलटफेर होगा? ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को राहत देने वाले हैं। देखिए, गुजरात की चुनावी माहौल को समझने के लिए टाइम्स नाउ भारत ने भी बीते 3 नवंबर को एक बड़ा ओपिनियन पोल किया। वो ओपिनियन पोल क्या कहता है, आगे बढ़ने से पहले वो भी आपको दिखा देते हैं। गुजरात के चुनाव की तारीखें आज घोषित हो गई हैं। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को जनता वोट डालेगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब की बार वहां का जनादेश क्या होगा? गुजरात की चुनावी पल्स समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे सटीक और सबसे बड़ा सैंपल सर्वे वाला ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल बताने वाला है कि गुजरात में अब की बार क्या होने वाला है। 2022 के आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प चुनावी कॉन्टेस्ट में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई सरप्राइज देंगे? क्या कांग्रेस गुजरात में छुपा रुस्तम साबित हो सकती है? वोट शेयर आने वाले हैं आपके स्क्रीन पर। वोट शेयर कितना होगा? बीजेपी पिछले चुनाव में 48% पर थी, इस बार 45% वोट शेयर होने वाला है बीजेपी का, ऐसा हमारे सर्वे में दिखाया गया है। कांग्रेस को 21% और आम आदमी पार्टी को 29%, अदर्स 5%। ईटीजी रिसर्च और टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे का। और गुजरात में किसकी कितनी सीटें? बीजेपी 125 से 130 के बीच में नजर आ रही है, कांग्रेस 29 से 33, आम आदमी पार्टी 20 से 24 सीट, बाकी अदर्स 1 to 3। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च का जन गण मन सर्वे, और इसमें कहीं भी बीजेपी किसी भी मुश्किल में नजर नहीं आ रही है। देखिए, गुजरात में अब प्रचार जो है वो रफ्तार पकड़ेगा। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार कल यानी कि रविवार को एक रैली करने जा रहे हैं। और पीएम मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा भरोसा देखिए यूं ही नहीं है, उन्होंने कामयाबी की एक से बढ़कर एक कहानियां लिखी हैं। बिल्कुल, और ये बात बार बार चुनावों के दौरान साबित भी होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े नेता हैं। अनुशासन और पार्टी के लिए उनके समर्पण के कारण ही मोदी की छवि एक अलग राजनेता की है। आज वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी बारीक से बारीक चीज पर खुद नजर रखते हैं। गुजरात का चुनाव मोदी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये साल 2024 के चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। और अगर बीजेपी गुजरात में जीतती है तो वो बूस्टर डोज की तरह साबित होगा। यही कारण है कि बीजेपी बेहद सधी रणनीति से चल रही है। इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी ने गुजरात में उत्तराखंड की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐसा ट्रम्प कार्ड चल दिया है जिसकी कार्ड किसी के पास नहीं है। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। बीजेपी के प्रधान कार्यकर्ता यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने सधी रणनीति से कैसे गुजरात फतह का प्लान बनाया है उसे भी आपको समझाएंगे। पहले केजरीवाल वाला पेच समझ लीजिए। इसी साल फरवरी में गोवा और उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, जिसमें गोवा विधानसभा में बीजेपी को 33.3% मत मिले थे, कांग्रेस को 23.5% वोट मिले। दोनों के वोटों का अंतर 9.8% था। केजरीवाल को यहाँ 6.8% वोट मिले, जबकि ममता की टीएमसी को 5.2%। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर आप और टीएमसी न होती तो नतीजा कुछ भी हो सकता था। ये तो हुआ गुजरात चुनाव का केजरीवाल फैक्टर, लेकिन इससे इतर बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जिसका गुजरात में जबरदस्त जलवा है। मोदी टारगेट सेट करते हैं,
फिर उसे हासिल करते हैं। और इस बार अगर बीजेपी ने गुजरात में 150 सीट का टारगेट सेट किया है तो उनका फोकस गुजरात की उन आदिवासी सीटों पर है जो मध्य गुजरात में आती हैं। गुजरात में कुल 14.7% आदिवासी वोटर्स हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए मोदी 1 नवंबर को राजस्थान में मानगढ़ के दौरे पर भी गए और गुजरात के अलावा राजस्थान और एमपी के आदिवासी वोटर्स को भी साधा। जाहिर है मोदी का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी समुदायों से और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के नामांकन के साथ ही ये तय हो गया था कि बीजेपी ये बताना चाहती है कि वो एक आदिवासी समर्थक पार्टी है। इसके बाद जो अटकलें शुरू हुई थीं, वो अब गुजरात में धरातल पर उतर रही हैं। दरअसल मोदी किसी भी चुनाव में बहुत प्लानिंग के साथ उतरते हैं। पीएम के तौर पर देश विदेश में उनका डंका बज रहा है, लेकिन वो अब भी खुद को प्रधान कार्यकर्ता कहते हैं। खुद रणनीति तैयार करते हैं और उसके एग्जीक्यूशन पर करीबी नजर भी रखते हैं। मोदी क्यों अजय हैं? इसे उन्हीं की जुबानी सुनिए जो मोदी की इस बेहद कामयाब यात्रा के साक्षी बने। अंबाजी में हमारा सब इलेक्ट हुए मेंबर, उनका अभ्यास वर्ग है अंबाजी में। कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता की व्याख्या क्या है, तभी वो महामंत्री थे, आए थे, उनको प्रवचन, उनका प्रवचन था। तब उन्हें एक सुंदर सूत्र दिया हमको कि कार्यकर्ता की क्या व्याख्या है। तो बोले पग में चक्कर, पग में चक्कर, जिभ में शक्कर, जिभ में शक्कर, सिर पे बर्फ और दिल में हाम, दिल में हाम, हिम्मत। पग में चक्कर राखो, फर्या करो, बेसी ना रहेवाय। कार्यकर्ता ફરેતે ચરે, ફરેતે જ ચાલે। જીભમાં શકે બોલો સારું, મીઠું બોલો, સારું બોલો, કડવાશ નહીં લાવો। ठंडा मगज से काम करो, सिर पे बर्फ, ठंडे मगज से काम करो, हिम्मत रखो, अपना दिन आएगा, अपना दिन आएगा, हिम्मत रखो, काम करो। के लिए, उनका दीदार करने के लिए सड़क के किनारे। पहली बार मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 1987 का अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव लड़ा था। तब से लेकर अब तक कामयाबी के कितने ही पड़ाव आ चुके हैं। 87 में पहली बार जब पापा इलेक्शन जीते तब वो संघ की तरफ से कर्णावती महानगर में के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के संगठन के रूप में उन्हें बार सौंपा गया था। मेरी कल्पना के बाद हम एक छोटे से हाउसिंग के मकान में रहते थे। जैसे ही 87 का इलेक्शन पूरा हुआ, उसका परिणाम आया, सुबह 6 बजे आदरणीय नरेंद्र भाई हमारे घर पर पधारे थे और 6 बजे जितने चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके घरों की उन्होंने पर्सनली जाके सिर्फ 2-2 मिनट बैठ के मुंह मीठा किया, मीठा करवाया और मुलाकात लेके वो सब जगह उन्होंने मुलाकात ली। आज की तारीख में मोदी अजय हैं। बीजेपी कार्यकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं है। कामयाबी के शिखर पर होते हुए भी वो धरातल पर रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी को अगर अटल आडवाणी ने मजबूत किया तो मोदी इसका स्वर्णिम काल लेकर आए। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है। ये वीडियो देखिए। ये साल 1992 की उस एकता यात्रा की तस्वीरें हैं जो पीएम मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग को लेकर शुरू की थी।
इसमें पीएम मोदी केरल, तमिलनाडु समेत उत्तर से लेकर दक्षिण तक उस समस्या को लेकर समर्थन मांगने निकले थे जिसे हटाने के बारे में सोचना ही असंभव था। लेकिन मोदी कर्म पथ पर डटे रहे और आखिर में कश्मीर से धारा 370 खत्म करके ही दम लिया। ये मोदी का कमिटमेंट दिखाता है। मैं नरेंद्र भाई का विजन की बात कर रहा हूँ। संगठन का पर्व का काम चल रहा था, मुझे फोन आया, बोले मैं 8 बजे आता हूँ। नरेंद्र भाई आए, बोले क्या है? मैंने बोला अभी रजिस्टर लिखने का काम चालू है। वो सबको पूछा, मैं तो जानता था कि पोल पकड़ लेंगे तो सबको पूछा कि क्या हुआ भाई, आपके तहसील में क्या है? मैं बोला नहीं सब रजिस्टर तैयार है, हमें 1-2 दिन में या जिले में भेज देंगे, जिला प्रदेश में भेज देगा। बोले हाँ ठीक है, लेकिन लेके आना चाहिए था, क्यों लेके नहीं आए आप? तो बोले कितना समय लगेगा रजिस्टर लेके आने में? 2-3-4 घंटा तो लग जाता है। फिर बता दिया कि मैं यहाँ ही बैठने वाला हूँ, 4:30 बजे खत्म हुआ सबका। ये हमारा अनुभव रहा कि 4:30-5 बजे सुबह में भोर होने के समय ये काम पूरा करवाया। पूरी रात नरेंद्र भाई बैठे, ये छोटी बात नहीं है। दरअसल मोदी के पास एक क्लियर विजन है। यही विजन और इसके लिए किए गए प्रयास पीएम मोदी को अजेय बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। मोदी आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर हैं। जितने कम वक्त में मोदी ने पार्टी को जो कामयाबी दिलाई वो किसी चमत्कार से कम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखिए, मोदी ने ये सब कुछ एक दिन में हासिल नहीं किया। इस मुकाम को हासिल करने के पीछे उनकी पॉजिटिव सोच, हार ना मानने का जज्बा और एक आम कार्यकर्ता के बीच उनकी स्वीकार्यता। मोदी के पुराने साथी आज भी पार्टी के लिए मोदी के समर्पण के कई किस्से सुनाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी छोटे छोटे कार्यकर्ता की बहुत चिंता करते थे, क्योंकि 2014 की बात है। 2014 में इलेक्शन कैंपेन के लिए फर्स्ट टाइम जो दाहोद से स्टार्ट हुई थी, उस समय मैं नगर पालिका का प्रमुख था। तो एक स्टेज बना हुआ था 16 लोगों का, और 16 लोगों का जो स्टेज था उसमें मेरा भी स्थान था। मगर उस टाइम एक विधायक राजगढ़ के ज़्यादा आ गए थे, तो उनको हमको जगह देनी पड़ी। तो वो 16 जो स्टेज था उसमें मेरे को खड़ा रहना पड़ा। तो 2 घंटे का जो प्रोग्राम था, 2 घंटे में वहीं खड़ा रहा उनके साथ ही। तो नरेंद्र भाई का वो ध्यान गया कि भाई ये 2 घंटे तक ऐसे ही खड़े हैं। तो यानी एक छोटे कार्यकर्ता की उन्होंने इतना ध्यान रखा कि जाते वक्त जब सभा पूरी हुई तो मेरे को ऐसा बोला कि युवा नेता आप थक तो नहीं कि 2 घंटे यहाँ खड़े रह गए। यानी बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रधानमंत्री छोटे कार्यकर्ता की ऐसी ध्यान रखते। मोदी खुद को प्रधान कार्यकर्ता क्यों कहते हैं, इस बात को सुनकर शायद आपका संशय भी दूर हो गया होगा। मोदी पार्टी, संगठन या फिर चुनाव के दौरान जो काम करते हैं उसमें उनका अनुभव साफ साफ झलकता है। मोदी आज सियासत के शिखर पर हैं, लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने ताउम्र कड़े नियमों का पालन किया है। सुनिए। एक बार मैं किसी काम से संघ के प्रांत कार्यालय गया। उस टाइम नरेंद्र भाई प्रांत कार्यालय में रहते थे, उनको दिल्ली जाना था। नरेंद्र भाई अपने रूम से निकले और भाई कोई कालूपुर जोवाड़ू है रेलवे स्टेशन बाजू। तो मैं नजदीक था, हाँ मैंने बोला हाँ। उस टाइम मेरे पास स्कूटर था। मैंने बोला नरेंद्र भाई आपकी ट्रेन कितने बजे की है? वो बोले 4:55 की कुछ है। बोला अभी तो नरेंद्र भाई 1:30-2 बजे, इतने जल्दी जाके क्या करेंगे? तो उस टाइम ये कांकरिया डेवलप नहीं हुआ था और वो दिन था गणेश विसर्जन का। पूरे अहमदाबाद, जो हम कर्णावती बोलते हैं,
पूरे अहमदाबाद के गणेश विसर्जन करने के लिए वहाँ आते थे। तो वहाँ इतनी सारी भीड़ होती थी, तो कभी कभी वहाँ जाना भी मुश्किल हो जाता, वो ट्रेन चूक ना जाए, उसकी वजह से इतना जल्दी आ गए। तो इतना माइक्रो प्लानिंग, पूरी प्लानिंग के साथ करते थे और बहुत बारीकाई से क्या क्या हो सकता है वो पहले से सोच के अपना काम करते। पीएम मोदी इस बार भी गुजरात के चुनाव में उतरे हैं तो एक सदी प्लानिंग के साथ उतरे हैं, जो शायद उनके जीवन से शुरू से ही जुड़ा रहा है। गुजरात फतेह करने के लिए भी मोदी ने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया है, जो उनका ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मैं कुछ कार्यक्रम लेके मोदी साहब को मिलने गया। मोदी साहब ने बोला, ठीक है तुम लोग अच्छा करते हो, लेकिन इससे भी आगे कुछ सोचा है। उन्होंने मुझे बोला कि एक विधानसभा में जो जितने भी बूथ होते हैं, उस बूथ के अंदर हर बूथ में 10-10 युवा कार्यकर्ता चुनाव के दिन बूथ में मतदान के लिए काम करे, ऐसी टीम हो सकती है क्या? मैंने बोला प्रयास करूंगा मैं। तो तुरंत बोला कि अगर आप प्रयास कर रहे हो और ये कर देते हो तो उस कार्यक्रम में मैं आऊँगा। उस समय वो मणिनगर के विधायक थे। हमने मणिनगर विधानसभा ही चुना। युवा मोर्चा की टोली लेके हम 7 दिन प्रयास किया और उस कार्यक्रम को हमने आयोजन किया। और जैसे मोदी साहब ने बोला था कि अगर आप इस कार्यक्रम के लिए परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो मैं आऊँगा, तो हमें आनंद की बात का है कि जो काम मोदी साहब ने हमको सिखाया था, उस काम को देखने के लिए कि कार्यकर्ता ये काम कर सकता है, खुद आए और हमें प्रोत्साहित किया। मोदी भले ही बीते 8 सालों से प्रधानमंत्री हों, लेकिन उनके काम करने का तरीका आज भी वही है, जो टारगेट देते हैं और फिर उसका विश्लेषण भी करते हैं। काम कितना हुआ, कितना बाकी, इस पर भी नजर रखते हैं। मोदी के साथ सियासी सफर शुरू करने वाले बताते हैं कि जब तक काम नहीं हो जाता, मोदी आराम की बात नहीं करते। मैं नरेंद्र भाई का विजन की बात कर रहा हूँ। संगठन का पर्व का काम चल रहा था, मुझे फोन आया, बोले मैं 8 बजे आता हूँ। नरेंद्र भाई आए, बोले क्या है? मैंने बोला अभी रजिस्टर लिखने का काम चालू है। वो सबको पूछा, मैं तो जानता था कि पोल पकड़ लेंगे तो सबको पूछा कि क्या हुआ भाई, आपके तहसील में क्या है? तो बोला नहीं सब रजिस्टर तैयार है, हमें 1-2 दिन में या जिले में भेज देंगे, जिला प्रदेश में भेज देगा। बोले हाँ ठीक है, लेकिन लेके आना चाहिए था, क्यों लेके नहीं आए आप? तो बोले कितना समय लगेगा रजिस्टर लेके आने में? 2-3-4 घंटा तो लग जाता है। फिर बता दिया कि मैं यहाँ ही बैठने वाला हूँ, 4:30 बजे खत्म हुआ सबका। ये हमारा अनुभव रहा कि 4:30-5 बजे सुबह में भोर होने के समय ये काम पूरा करवाया। पूरी रात नरेंद्र भाई बैठे, ये छोटी बात नहीं है। मोदी कई बार सियासत को लेकर अपने दिल की बात दुनिया के सामने रख चुके हैं। मोदी देश सेवा को एक मिशन मानते हैं, जिसे पूरा करने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए उनका फोकस चुनाव पर होता है, क्योंकि वो खुद जमीन से कर आए हैं। इसलिए जमीनी कार्यकर्ताओं की कदर करते हैं, लोगों को खुद ही पहचान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब इमरजेंसी लगी, नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड थे। एक बार उनका पालनपुर भी आना हुआ था। जब अंडरग्राउंड थे उस टाइम हमारे कार्यकर्ता थे सुरेश भाई ओझा, हम लोग दोनों मिले थे। तब ऐसा समाचार मिला कि कोई हमसे मिलने आ रहा है। मालूम नहीं था नरेंद्र भाई आ रहे हैं, कोई मिलने आ रहा है और आप 8-10 लोगों को इकट्ठा करो। तो पुराने जो कार्यकर्ता थे, एक कमालपुरा क्षेत्र है यहाँ, वहाँ किसी के घर में एक छोटा सा कमरा था और नीचे एक चद्दर लगा के हम लोग 1 घंटा आधा घंटा बैठे। नरेंद्र भाई वहाँ आए, सबसे परिचय किया। तो परिचय में एक बात मुझे ऐसी लगी, वो सुरेश भाई ओझा जो मेरे मित्र थे, उसने बताया कि भाई जैसे मैं परिचय दे रहा था तो उसने बताया कि ये अपने लेखराज जी के पुत्र हैं। मेरे पिताजी लेखराज बचानी 4 बार पहले रह चुके, सांसद भी रह चुके। तो नरेंद्र भाई ने ऐसा बताया कि भाई ऐसा नहीं, खुद का परिचय खुद दो, अपनी पहचान खुद बनाओ। ये बात मुझे छू गई। मोदी
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यही कहते हैं कि सियासत में सामाजिक संवेदना जरूरी है, एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है, एक मिशन जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, लक्ष्य जरूरी है। मोदी का यही मंत्र कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, क्योंकि कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि एक आदमी भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।